जिंदगी भी साइंस के एक्सपेरिमेंट के जैसा होता है। उन एक्सपेरिमेंट को जितनी भी बार दोहराओ, जिंदगी में कुछ नया सीखने को मिलता है। हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज अर इमाम। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ओन स्टडी सेंटर, दैट इज A1 स्टडी सेंटर। डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज सेल। आज हम लोग बात करेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका एक्चुअल में होता क्या है। सेल यानी कोशिका, जिस तरह से घर ईंटों से बने होते हैं, उसी तरह जीव भी छोटी छोटी इकाइयों से बने होते हैं, जिसे कोशिका कहते हैं। यानी कोशिका किसी जीव की आधारभूत इकाई होती है। इसे किसी जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज। सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोर्क, एक प्रकार की जो लकड़ी थी, उसने उसके मदद से किया। रॉबर्ट हुक ने अपने बनाए हुए साधारण माइक्रोस्कोप से जब उन्होंने ऑब्जर्व किया, एक मधुमक्खी के छत्ते के जैसा आकार देखा। मधुमक्खी के छोटे छोटे कमरों को उन्होंने सेल का नाम दिया, क्योंकि लैटिन भाषा में कमरे को सेल कहा जाता है। टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल, कोशिका के आधार पर अगर जंतुओं के प्रकार की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो इसके मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहले प्रकार की बात करें, एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक कोशिकीय जीव ऐसे जीव होते हैं जिनकी शारीरिक संरचना केवल और केवल एक कोशिका से हुई है। एक कोशिकीय जीवों में जितने भी जैव प्रक्रम की प्रक्रियाएं होती हैं, वो केवल और केवल एक कोशिका के द्वारा किया जाता है। जैव प्रक्रम का मतलब हुआ कि वे सभी प्रक्रियाएं जिनके बिना किसी जीव का अस्तित्व में रहना संभव नहीं है। यानी जैसे कि श्वसन की क्रिया, रिस्पायरेशन, डाइजेशन यानी पाचन की क्रिया, ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उन्हें लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम कहा जाता है। अब बात करें दूसरे टाइप का, तो दूसरा टाइप होता है बहुकोशिकीय जीव यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बहुकोशिकीय जीवों की शारीरिक संरचनाएं एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ऐसे जीवों में जितने भी जैव प्रक्रम की प्रक्रियाएं होती हैं, वो अलग अलग सेलों यानी अलग अलग कोशिकाओं के समूह के द्वारा किया जाता है। आपको बता दें कि कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं तो उत्तक बनता है, यानी टिश्यूज बनती हैं। जब टिश्यूज आपस में कंबाइन यानी मिलती हैं तो ऑर्गेन्स यानी अंग का निर्माण होता है। अंग जब आपस में मिलते हैं तो ऑर्गेन्स आपस में मिलकर ऑर्गेन सिस्टम यानी आपका अंग तंत्र बनाता है। ऑर्गेन्स जब आपस में मिलती हैं तो एक पूरा का पूरा बॉडी का फॉर्मेशन होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम लोग कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलरिटीज हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दो फिगर हैं। पहला है प्लांट सेल यानी पादप कोशिका का, दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो है एनिमल सेल का। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इनमें क्या सिमिलरिटीज और क्या डिफरेंसेस हैं। आप देखिएगा कि ये जो पार्ट है वाइट कलर का, न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। जंतु कोशिकाओं में भी एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर गोलाकार यानी स्फेरिकल आपके कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं, जिन्हें हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारे जेली लाइक पदार्थ होते हैं, जिन्हें हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, यानी कोशिका द्रव्य कहते हैं। पादपों में ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं, जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल का, यानी कोशिका की संरचना के बारे में। कोशिका के अनेक भाग होते हैं, जिन्हें कोशिकांग कहा जाता है, यानी सेल ऑर्गेनल्स कहा जाता है। इन कोशिकाओं के अलग अलग काम होते हैं। पेड़ पौधे और जानवरों की कोशिकाएं अलग अलग होती हैं, लेकिन दोनों की कोशिकाओं में कुछ कोशिकांग जो होती हैं वो एक समान होती हैं। सबसे पहले सेल ऑर्गेनल्स यानी कोशिकांग की बात करें तो होता है वो कोशिका भित्ति, सेल वॉल। इसके कार्य की बात करें तो पादप कोशिका को आकार देना, उसका रक्षा करना। ये सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों में पाई जाती है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल वॉल कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है, जो केवल और केवल
पादपों में पाया जाता है। अब बात करते हैं दूसरे सेल ऑर्गेनल्स यानी कोशिकांग की, यानी कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। इसका कार्य की बात करें तो कोशिका के अंदर बाहर आने जाने वाले कणों को नियंत्रित करना। कोशिका झिल्ली कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। कोशिका झिल्ली का काम होता है कि कोशिका के बाहर से कोई पदार्थ अंदर आए तो वो कोशिका के लिए लाभदायक है या नहीं, उसके अनुसार उसे अंदर आने देना और अंदर से बाहर जाने देना, यानी उस पर कंट्रोल रखना कोशिका झिल्ली का काम होता है। अगली कोशिकांग की बात करें हम लोग तो वो है केंद्रक यानी न्यूक्लियस। कोशिका के सभी गतिविधियों को नियंत्रित करना इसका काम है। और तो और एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जो आनुवंशिक गुण होते हैं उसको भी पहुंचाने का काम होता है। सेल ऑर्गेनल्स के अगले टाइप का तारक काय यानी सेंट्रोजोम्स। इसके काम की बात करें तो कोशिका विभाजन में मदद करता है और यह केवल और केवल जंतु कोशिका में प्रेजेंट होता है। तारक काय की बात करें तो ये कुछ ऐसा नजर आता है। सेंट्रोजोम्स का काम ही होता है कि जंतुओं में जो होती हैं उनके डिवीजन में मदद करता है। थोड़े से सेल डिवीजन के बारे में बात करें, आपको पता होगा कि विर्चो ने आधुनिक तौर पर कहा है कि जो सेल्स होती हैं उनका विभाजन उनके प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है, यानी पहले से जो बने हुए सेल होती हैं वही विभाजित करके नए सेलों का निर्माण करती हैं। अगले सेल ऑर्गेनल्स की बात करें वो है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिकांग को ऊर्जा देना। तो कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करना का कार्य होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। ये सेल के अंदर पाई जाती हैं और इसलिए इसे कोशिकांग कहा जाता है। इसे ऊर्जा घर भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का एक और नाम ऊर्जा घर होता है, पावर हाउस ऑफ सेल होता है। अब बात करते हैं गोल्गी काय यानी गोल्गी एपरेटस के बारे में। भोजन को इकट्ठा करना इसका कार्य होता है। गोल्गी एपरेटस कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, कुछ पोट के जैसा। ये करते क्या है कि सेल के अंदर जो भोजन आते हैं, फूड आते हैं, उनको ये इकट्ठा करता है, फूड स्टोर करता है। तो गोल्गी एपरेटस फूड स्टोर करने का काम करता है। अगले ऑर्गेनल्स की बात करते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके कार्य कोशिका के अंदर जो कण होते हैं उनको कणों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, टू कैरी द पार्टिकल्स इनसाइड द सेल फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। इट इज अ फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये करता है कोशिका के अंदर जितने भी कण होते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाता है। अब बात करते हैं अगले सेल ऑर्गेनल्स यानी कोशिकांग का। अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसके प्रकार। अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है RER और दूसरा होता है ACR। तो पहला जो होता है स्मूथ ER, जिसको हम लोग चिकनी द्रव्य जालिका कहते हैं। स्मूथ इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर राइबोसोम्स नहीं होता है। राइबोसोम्स क्या होता है हम आगे जाके बात करेंगे, लेकिन अभी बस इतना जानना है कि राइबोसोम्स ना होने के कारण जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो ER होते हैं उसमें जो स्मूथनेस आता है वो आता है राइबोसोम्स के एब्सेंट के कारण। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन होता है डियर स्टूडेंट्स, वसा और लिपिड का निर्माण करना होता है, यानी जो फैट्स होती हैं और लिपिड्स होती हैं उनका फॉर्मेशन SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। अगले प्रकार की बात करें तो वो होती हैं खुरदुरी द्रव्य जालिका यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ कहने का कार्य मतलब यही है कि इसके अंदर रुक्ष होती हैं क्योंकि इनके अंदर राइबोसोम होता है और इनका कार्य प्रोटीन का निर्माण करना होता है। अब बात करते हैं अगले कोशिकांग यानी लाइसोसोम का। लाइसोसोम्स होती हैं जो काम सिर्फ और सिर्फ केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है और ये कोशिका के अंदर के कणों को पचाते हैं, यानी इट्स फंक्शन इज टू डाइजेस्ट द पार्टिकल्स विच इज सिचुएटेड इनसाइड द सेल। इसके कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे नजर आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है और इनका कार्य कणों को पचाना होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं।
अगली कोशिकांग है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का मतलब ऐसे सेल ऑर्गेनल से है जो प्रोटीन का निर्माण करता है। और मैंने कहा कि ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आर के अंदर होता है। आर रफ इन्हीं के कारण होता है, राइबोसोम्स के कारण, और इनका कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। इनके कुछ स्ट्रक्चर कुछ ऐसे नजर आते हैं जिनके कारण आपका आर रफ होता है यानी खुरदुरा नजर आता है। अगली सेल ऑर्गेनल्स की बात करें वो है रिक्तिका यानी वैक्यूल्स। कार्य कोशिका के अंदर अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करना। जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको कोशिकाओं के अंदर इकट्ठा करने का कार्य रिक्तिका यानी वैक्यूल्स का होता है। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे इसमें जो आपको ब्लू कलर का जो आपको एक स्फेरिकल बॉल दिखाई दे रहा है वो आपका एक वैक्यूल्स है यानी कोशिकांग है। ये अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करके रखता है। अब बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स और उसके कुछ सरनेम्स यानी उपनाम। सबसे पहले केंद्रक। केंद्रक का उपनाम कोशिका का मस्तिष्क होता है और इसे नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। लाइसोसोम को बोलें तो वह आत्मघात की थैली कहलाती है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जाघर कहलाता है। आपको याद होना चाहिए कि मैंने अभी कुछ पहले कहा कि केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है, राइबोसोम को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है, लाइसोसोम को आत्मघात की थैली कहते हैं। आत्मघात की थैली इसलिए कहते हैं क्योंकि जितनी भी डेड सेल होती है ना वो यहाँ आके अपने आप को खत्म कर देती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इसे ऊर्जा घर कहा जाता है। सेल के अंदर जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं वो एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होती हैं जिन्हें ऊर्जा मुद्रा यानी एनर्जी करेंसी कहा जाता है। अब बात करते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे छोटी कोशिका की बात करें माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिकम होता है। सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो वो होता है न्यूरॉन यानी तंत्रिका तंत्र। शुतुरमुर्ग के कुछ अंडे ऐसे दिखाई देते हैं और माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम कुछ ऐसा दिखाई देता है। शुतुरमुर्ग के अंडे जो साधारण अंडे होते हैं उससे लगभग 10 से 15 गुना बड़ा होता है और माइकोप्लाज्मा यानी गैलीसेप्टिकम सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है। सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन जो हमारे ब्रेन्स में पाई जाती हैं और ये हमारे ब्रेन्स में सिग्नल्स को कैरी करने का कार्य करता है। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।